हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है विद्युत धारिता। और ये देखा जाए तो बेसिकली फोर्थ चैप्टर है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की जो यूनिट चल रही थी अपनी, उसका ये लास्ट चैप्टर है। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट आज अपन डिस्कस करने वाले हैं और फर्स्ट पार्ट में क्या क्या डिस्कस करेंगे अपन इस पे चर्चा करेंगे आज। और पहले मैं उन सभी बच्चों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो रेगुलरली जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल से और सारे वीडियोस देख रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। और उन बच्चों को मैं विश्वास भी दिलाता हूँ, बेटा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि महावीर सैनी जी हैं, बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। समीर योगी है और भी कई बच्चे हैं और ऋषभ है, ठीक है ना। एक दो बच्चों ने कमेंट किया था, मैंने कहा था उनका नाम मैं अगले वीडियो में लूँगा, तो आप रेगुलरली जुड़े रहें हमसे, ठीक है ना बेटा। और सिलेबस की टेंशन ना लो, ज़्यादा नहीं तो मैं आपको फर्स्ट फिजिक्स तो पूरी करा ही दूंगा। और फर्स्ट फिजिक्स में लगभग 11 चैप्टर हैं और देखा जाए तो राजस्थान बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो उसमें 10 चैप्टर हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो शुरुआत कहाँ से है, सबसे पहले अपन बात करेंगे, पहली हेडिंग है आपकी विद्युत रोधी, ठीक है ना, विद्युत रोधी पदार्थ। तो विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं समझो पहले। विद्युत रोधी जो पदार्थ होते हैं ना, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। ध्यान से सुनना, मैं लिखाऊंगा नहीं, सुन लो केवल। आप लिखना चाहो तो बोल बोल के मैं जो बोल रहा हूँ उससे हिसाब से लिख लेना। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, सामान्य परिस्थितियों में इनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता। आपको पता है कि विद्युत धारा का चालन कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो जब किसी भी पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, तो उसमें धारा का चालन नहीं होगा। ओके, तो फिर उसके बाद अगर हम इनको विद्युत क्षेत्र में रखें, अगर हम इनको विद्युत क्षेत्र में रखें तो ये विद्युत प्रभाव दर्शाने लगते हैं, विद्युत प्रभाव दर्शाने लगते हैं। इनको विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे कागज है, मोम है, कई सारे अभ्रक वगैरह। और जो है ना, इनमें इन्हीं पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ भी बोलते हैं। इन्हीं पदार्थों को और क्या नाम दे रखा है? परावैद्युत पदार्थ। ये वर्ड आपके लिए बहुत, परावैद्युत पदार्थ। ये जो विद्युत रोधी पदार्थ है ना, इन्हीं को और क्या बोल देते हैं? परावैद्युत पदार्थ, ठीक है ना। तो क्या होते हैं ये? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है और जिनमें सामान्य परिस्थितियों में विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। ओके, और एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं ये? प्लास्टिक है, रबड़ है, कांच है, अभ्रक है, लकड़ी है, कागज है, ये सभी के सभी क्या है? अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? परावैद्युत पदार्थ। इन्हीं को क्या बोलते हैं? परावैद्युत पदार्थ। ओके, फिर इसके बाद बात करते हैं भाई परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है आपका अध्रुवीय, नंबर एक क्या है आपका? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ठीक है ना। और नंबर दो क्या है आपका? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ओके, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब नंबर एक में अगर अपन डिस्कस कर लें कि भाई अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो, ध्रुव का मतलब है प्लस माइनस से हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है ना। तो कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, उसमें प्लस आवेश माइनस आवेश बिल्कुल होंगे कि नहीं होंगे। तो अध्रुवीय पदार्थ क्या होते हैं या अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके अणुओं या परमाणुओं में प्लस आवेश और माइनस आवेश संपाती, उनकी जो बिटवीन की जो डिस्टेंस है, प्लस आवेश और माइनस आवेश के बीच की जो दूरी है वो है ही नहीं, एकदम क्लोज है एक दूसरे के, संपाती मान लो। क्या मान लो? संपाती, ठीक है ना। वे पदार्थ जिनके अणु तथा परमाणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, अर्थात इनके अणुओं में कोई परिणामी या स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। समझिए ना। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या कहलाते हैं? समझिए ना, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ जो है ना आपके, वो क्या कहलाते हैं?
वे पदार्थ जिनके अणुओं या परमाणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र कैसे होते हैं, संपाती होते हैं, तथा उनमें कोई परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। द्विध्रुव आघूर्ण को हमने आपको एक के चैप्टर में बताया था। द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते थे, P से दर्शाते थे, और P बराबर फॉर्मूला होता था Q इंटू 2a। Q जो है ना, द्विध्रुव कैसे बनता था, एक माइनस का आवेश और एक प्लस का आवेश, उनके बीच की दूरी क्या लेते थे हम लोग, 2a। ये द्विध्रुव बनता था। क्या बनता था ये, द्विध्रुव। तो द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालते थे, P बराबर Q। Q मतलब किसी एक आवेश का परिमाण गुणा उनके बीच की दूरी। अब सोच के देखो, प्लस आवेश माइनस आवेश संपाती हो जाएंगे ना, तो दोनों के बीच की दूरी जो 2a लेते हैं ना, वो क्या होगी, 0 होगी। रखोगे यहाँ पे 0 तो P का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। P का मान कितना आ जाएगा, 0। तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ जिनके अणुओं तथा परमाणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो प्लस माइनस के बीच की दूरी क्या होगी, 0 होगी। तो इन ऐसे पदार्थों में, ऐसे पदार्थों के परमाणुओं में किसी भी प्रकार का कोई स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। समझ गए ना। अब जैसे मान लो कि ये कोई मटेरियल है, ध्यान से सुनना, ये कोई क्या है, मटेरियल है, तो इसमें इसके परमाणु ये होंगे, इस टाइप के होंगे कि नहीं होंगे, और इनमें प्लस माइनस क्या होते हैं, संपाती। प्लस माइनस क्या होते हैं, संपाती होते हैं। प्लस माइनस के बीच की दूरी क्या होती है, 0 होती है। अगर यहाँ पे E का मान क्या हो, 0 हो। अगर यहाँ पे E का मान क्या हो, 0। ध्यान से सुनना मेरी बात को, E 0 है। E 0 मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। E 0 मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो सामान्य स्थिति में, सामान्य परिस्थिति में इनका सिस्टम ऐसे होगा, प्लस माइनस एक दूसरे के कैसे होते हैं, संपाती होते हैं। अब मान लो कि हमने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगा दिया, हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र। हमने कह दिया कि भाई E 0 नहीं है, E 0 नहीं है मतलब हमने विद्युत क्षेत्र लगाया है। विद्युत क्षेत्र लगाया है मतलब किस डायरेक्शन में लगाया, तो हमने कह दिया कि भाई हमने इस डायरेक्शन में लगाया है विद्युत क्षेत्र। ओके, अब ध्यान से सुनना, विद्युत क्षेत्र अगर हमने इस डायरेक्शन में लगाया है तो होगा क्या, हमने ये बताया था आपको एक के चैप्टर में कि प्लस आवेश जो है ना विद्युत क्षेत्र की दिशा में भागता है, और माइनस आवेश जो है ना विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भागता है। समझ गए ना। तो इसके जो प्लस माइनस एक साथ थे, इनका प्लस इधर भागने की कोशिश करेगा और इनका माइनस इधर भागने की कोशिश करेगा, तो इनमें एक खिंचाव सा आ जाएगा। अभी देखो, अभी ये गुलाब जामुन की तरह गोल गोल है ना, तो जैसे इनमें खिंचाव आ जाएगा ना, तो ये चमचम की तरह हो जाएंगे। चमचम जानते हो कैसे बनता है, चमचम जो है ना एकदम ऐसे बनता है, ऐसे। तो इधर प्लस भागेगा और इधर माइनस भागेगा। चमचम जानते हो, वो मीठा एकदम बहुत अच्छा सा लगता है। तो इसमें जैसे आप बनाना चाहो तो और बना सकते हो, मैं ऐसे जल्दी जल्दी रफली बना लेता हूँ, ऐसे आप बना लेना। ये लंबे लंबे हो जाएंगे। लंबे लंबे क्यों हो गए पता है क्या, प्लस उधर भागने की कोशिश कर रहा है और माइनस इधर भागने की कोशिश कर रहा है, तो बीच में क्या आएगा, खिंचाव आएगा। बीच में क्या आएगा, खिंचाव आएगा। बात समझ रहे हो ना, बीच में खिंचाव आ जाएगा। तो ऐसे आप ज्यादा नहीं तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा आप बना सकते हो। ओके, ऐसे बना लेना, तो ऐसे सब बना लेना। तो ये कब होगा, जब विद्युत क्षेत्र लगा हो, विद्युत क्षेत्र लगा हो। समझ गए ना। अब यहां देखो, प्लस माइनस के बीच में थोड़ी सी दूरी आ गई, आ गई कि नहीं आ गई। यहां 0 था तो P का मान 0 था। अब बताओ क्या यहां P का मान 0 होगा। P क्या है अपना, द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण कहां पढ़ा था हम लोगों ने, एक के चैप्टर में पढ़ा था। तो आप चाहो तो एक का चैप्टर देख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे ये सब बना लेना इसमें। तो ये है क्या, ये है क्या आपका, ये जो है ना अध्रुवीय पदार्थ है। और अध्रुवीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे N2 है, O2 है, H2 है। N2 O2 H2 ये आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। ये सब के सब क्या है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। विद्युत क्षेत्र का, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र का इफेक्ट, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र का इफेक्ट कब, अध्रुवीय पदार्थों पे विद्युत क्षेत्र का इफेक्ट था ये, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसको अगर कुछ नोट करना हो इसमें से जल्दी कर लो, फिर अपन बात करते हैं किस पे, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ पे। ओके, अब अपन बात करते हैं जो सेकंड पॉइंट क्या था अपना, सेकंड पॉइंट था आपका ध्रुवीय
ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो ध्रुवीय में क्या होगा, प्लस माइनस अलग होंगे, ठीक है ना, ध्रुवीय में प्लस माइनस अलग होंगे। तो उसमें क्या बोलेंगे अपन, उसमें ये बोलेंगे कि भाई वे पदार्थ या वे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं या परमाणुओं के प्लस आवेश तथा माइनस आवेश संपाती नहीं होते हैं। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर या पास पास, ठीक है ना। तो पिछले वाले में क्या बताया था मैंने आपको, संपाती थे, इसमें हम क्या बता रहे हैं, संपाती नहीं है। और इनका अपना अपना मतलब हर परमाणु का या हर अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, बट अगर पूरा टोटल योग करें तो जीरो होगा, क्योंकि उल्टी सीधी डायरेक्शन में पड़े रहते हैं, ये उल्टी सीधी डायरेक्शन में पड़े रहते हैं। जैसे NaCl है, HCl है, H2O है वगैरह, HBr है, ठीक है। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, अतः इनके अणुओं में परिणामी या स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, बट अगर नेट की बात करें तो जीरो ही होगा। अब यहाँ देखो, अगर इस पे हम विद्युत क्षेत्र लगाएं, अब आपको पता है इसमें पहले से ही प्लस माइनस अलग अलग हैं, पहले से ही प्लस माइनस अलग अलग हैं, बट यहाँ पे देखो ऐसे उल्टे सीधे पड़े होंगे, ये नहीं समझे, ये जो बन रहे हैं ना ये उल्टे सीधे पड़े होंगे, कोई भी कैसे भी ऐसे, समझ गए ना, ऐसे उल्टे सीधे पड़े होंगे। लेकिन इनका खुद का अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, लेकिन पूरे सिस्टम का बात करें, पूरे ब्लॉक का या पूरे मटेरियल का तो जीरो ही होगा, क्योंकि सबको जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा। बट अगर हम इसमें विद्युत क्षेत्र लगा दें, क्या लगा दें, E0 नहीं है, तो किस डायरेक्शन में E है आपका, मान लिया कि इस डायरेक्शन में E है, इस डायरेक्शन में E है, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, अब E की डायरेक्शन में कौन भागता है, प्लस, तो ये सारे सिस्टमेटिकली तरीके से अरेंज हो जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। ये अभी जो बनाए थे चमचम टाइप सी, वो ये ठीक है, इस हिसाब से। तो ये विद्युत क्षेत्र का इफेक्ट है कहाँ, ध्रुवीय अणुओं पे। फिर इसके बाद हमने आपको बात करनी है ध्रुवीय इसका ध्रुवण, ठीक है ना, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, परावैद्युत, अगली हेडिंग क्या आपकी, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, ठीक है ना। तो ध्रुवण का मतलब क्या है समझो, यहां मान लो कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, E वेक्टर, इस डायरेक्शन में हमने विद्युत क्षेत्र अप्लाई करा, इसमें हमने कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया, कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया। तो फिलहाल जब ये अलग था तब इसमें प्लस आवेश माइनस आवेश बराबर थे, ठीक है ना। अब जैसे हमने इसको रखा यहाँ पे, तो होगा क्या, हमने कहा था इसमें जितने भी प्लस आवेश होंगे किधर भागेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जितने भी माइनस आवेश होंगे किधर भागेंगे, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो ये सब के सब इधर भागेंगे, प्लस 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 भाग भाग के इधर इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस भाग भाग के इधर इकट्ठे हो जाएंगे। और विद्युत क्षेत्र E की डायरेक्शन क्या बताई थी हमने आपको एक के चैप्टर में, प्लस से माइनस। तो इस पदार्थ के अंदर भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, उसको अपन बोलते हैं E⁻P। E⁻PP मतलब पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्रुवित विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, इस हिसाब से। या कहीं कहीं कुछ लोग E0 से भी दर्शा देते हैं, अलग सिंबल दिखाना आपको, E से कुछ अलग बताना, तो E0 लिख दो, क्या फर्क पड़ना उससे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया, ये परावैद्युत पदार्थ का क्या हो गया, यहाँ पे ध्रुवण हो गया, परावैद्युत पदार्थ का क्या हो गया, ध्रुवण हो गया। और फिर आपकी परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, आपकी परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक है ना, परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक है ना। ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, सामर्थ्य। अब देखो परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, ऐसे समझो, हमने यहाँ पे E लगाया, ठीक है, अभी हमने नहीं बताया था, जैसे मान लो कि ये कोई प्लस माइनस एक साथ है, ठीक है, जैसे हमने इसमें E लगाया तो ये ऐसे हो जा रहा था, प्लस इधर भाग रहा था माइनस इधर। तो अगर हमने इसमें E लगाया, E0 नहीं है, थोड़ा बहुत E लगाया तो प्लस उधर भागा और माइनस इधर भागा। अब मान लो हम बहुत ज़्यादा E लगा दें तो प्लस उधर और ज़्यादा भागेगा, माइनस इधर, और ये एकदम बहुत भयंकर तरीके से खिंचाव हो जाएगा।
और ई बढ़ा दें तो और खिंचाव हो जाएगा, ई का मान बढ़ाते जाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये पदार्थ टूट जाएगा, ये पदार्थ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। उस टूटने की प्रोसेस को बोलते हैं भंजन हो गया। क्या हो गया, इसका भंजन हो गया। तो कोई भी परावैद्युत पदार्थ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, विद्युत क्षेत्र का वो अधिकतम मान, विद्युत क्षेत्र का वो अधिकतम मान कि कोई भी परावैद्युत पदार्थ भंजन होने से पहले सहन कर ले, मतलब जस्ट भंजन होने वाला ही होता है, उस सिचुएशन तक जो ई का मान होता है वो उसकी क्या कहलाती है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ओके, अब इसके बाद अपन बात करते हैं, इसका जो मेन टॉपिक है वो है आपका विद्युत धारिता। क्या है, विद्युत धारिता। ओके, इसमें से कुछ देखना हो तो देख लो, नहीं तो अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं, विद्युत धारिता। अब अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है अपना चालक की धारिता, जो चैप्टर का नाम है आपका, मेन पॉइंट पे आ गए अपन, चालक की धारिता। चालक की धारिता, चालक की धारिता, ठीक है ना। तो कोई भी चालक हो तो उसकी धारिता क्या होती है, समझो। धारिता शब्द का अर्थ है धारण करने की क्षमता। धारिता का मतलब क्या है, धारण करने की क्षमता, ठीक है ना। तो धारण करने की क्षमता, क्या धारण करने की क्षमता, चालक को क्या दे सकते हो आप, आवेश। चालक को क्या दे सकते हो, आवेश। तो कोई चालक है तो किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ लिखना चाहो ये भी लिख लो, धारिता का अर्थ है धारण करने की क्षमता। धारिता शब्द का अर्थ क्या है, धारण करने की क्षमता, ठीक है ना। अतः किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है, उसकी धारिता कहलाती है। ओके, ये अब मान लो कि अगर हमने किसी चालक को, यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में V वोल्ट की वृद्धि हो जाए, V वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो जो चालक को दिया गया आवेश है ना वो किसके समानुपाती होता है। तो अब अपन बात करेंगे कि अगर किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में V वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो उसको जो दिया गया आवेश है ना वो V के कैसे होगा, समानुपाती होगा, ठीक है ना। जो चालक को दिया गया आवेश है वो उसके विभव वृद्धि के समानुपाती होता है। अब समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, C आ जाएगा, ठीक है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। तो जो C है ना वो C क्या है, चालक की धारिता, ठीक है ना। जहां C जो है ना क्या है, चालक की धारिता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब इतना और याद रखना कि C बराबर Q अपन V है ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि C जो है ना Q और V पे निर्भर करेगी। C जो है ना आपका वो Q और V पे निर्भर नहीं करेगा, ठीक है ना। C का मान Q और V पर निर्भर नहीं करेगा, ये चीज याद रखना। ओके, फिर इसके बाद अपन बात करते हैं, अगर हम Q व V के बीच ग्राफ खींचें, Q व V के मध्य ग्राफ खींचें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये Q हो गया और ये आपका V हो गया, ठीक है ना। या यहाँ पे V दर्शा लो, यहाँ पे V दर्शा लो, यहाँ Q दर्शा लो, तो कोई दिक्कत नहीं। Q और V, इधर देखो Q और V दोनों समानुपाती है ना,
तो समानुपाती का ग्राफ कैसे बताया हमने? समानुपाती का ग्राफ एकदम ऐसे सीधा होता है, Q समानुपाती V, ठीक है ना। मान लो कि ये कोण कितना है थीटा, अगर हम यहाँ टेन थीटा इस्तेमाल करें, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है Q, आधार कितना है V, तो Q अपॉन V क्या है आपका? Q अपॉन V है आपका C, Q अपॉन V क्या है C, तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? C के बराबर। और टेन थीटा है क्या? इस ग्राफ की ढाल, ढाल समझते हो ना, झुकाव, स्लोप। ये जो ग्राफ है इसका जो झुकाव है, स्लोप है, ढाल है, वो टेन थीटा है, और टेन थीटा किसके बराबर है? C के बराबर है। मतलब ये हुआ अगर हमें Q और V के बीच ग्राफ पता चल जाए और अगर हम उसका टेन थीटा निकाल लें तो वो टेन थीटा किसके बराबर होगा? उस चालक की धारिता के बराबर होगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ हम, और धारिता का मात्रक आत्रक सब अभी बताते हैं, अपनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक परिभाषा अपन और यहाँ बता सकते हैं चालक की धारिता की, C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। यदि V बराबर कितना हो? 1 वोल्ट, तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q। मतलब ये हुआ कि किसी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है। चालक की धारिता किसी चालक को दिए गए उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे, जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अर्थात किसी चालक की धारिता, अर्थात किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश की धारिता, चालक ऐसे लिखो, धारिता जो है चालक को दिए गए आवेश की उस मात्रा के बराबर है ना, बराबर होती है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे, जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। परिभाषा अपन ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख लो, फिर अपन इसके मात्रक आत्रक की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं चालक की धारिता जो अपन पढ़ रहे हैं उसके मात्रक क्या हैं, उसका मात्रक क्या है, ध्यान देना। तो धारिता का एसआई पद्धति में मात्रक, ठीक है ना। तो एक तो फेरेड है, क्या है? फेरेड। अब यहाँ देखो C बराबर क्या है? Q अपॉन V। C अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए ना, ऊपर Q है नीचे V, कूलाम प्रति वोल्ट, क्या हो जाएगा इसका? कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है ना, याद रखना। और CGS पद्धति में लिख लेना, यहाँ पे CGS पद्धति में धारिता का मात्रक क्या होता है? स्टेट फेरेड। जैसे कूलाम का स्टेट कूलाम था ना, वैसे इसका क्या है? स्टेट फेरेड है। और 1 स्टेट फेरेड कितना होगा? 1 स्टेट फेरेड जो है ना आपका, नहीं 1 फेरेड जो है ना आपका वो कितने स्टेट फेरेड के बराबर है? 1 फेरेड जो है ना आपका वो 9 × 10⁻11 स्टेट फेरेड के बराबर है, ठीक है ना। फेरेड याद रखना, फेराडे मत कर देना, नहीं समझे? फेराडे नहीं होगा, क्या होगा? फेरेड होगा, फेरेड। अगर हम इसको कैपिटल F से कभी कभी लिख देते शॉर्ट में फेरेड। अगर हम 1 फेरेड की परिभाषा बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें? 1 फेरेड की परिभाषा बनाना चाहें, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला लिख लो फिर से, C बराबर Q अपॉन V। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि भाई यदि Q बराबर 1 कूलम ले लो और V बराबर 1 वोल्ट ले लो, ठीक है ना, तो C का मान क्या हो जाएगा? C बराबर 1/1, तो ये 1 फेरेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 फेरेड, ठीक है ना।
तो परिभाषा कैसे बनाओगे, अर्थात यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश दें और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फैरेड होगी। चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फैरेड होगी, ठीक है ना। अब जो फैरेड है ना, वो धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। कैसे है मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। अभी आप ऐसे समझ लो कि जो फैरेड है वो धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, इसीलिए हम मिली फैरेड है, माइक्रो फैरेड है, पिको फैरेड है, नैनो फैरेड, ऐसे ये चीजें याद रखेंगे। नैनो पहले आ जाता है, नैनो फैरेड है और पिको फैरेड है, इनको हम यूज करेंगे सवालों में, ठीक है ना। मोस्टली कहीं शायद ही है कि फैरेड दिखाई दे, लेकिन आपको मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड ये हर जगह आपको दिखाई दे जाएंगे। अगर हम इसकी विमा की बात करें कि भाई इसकी विमा क्या होगी, तो विमा निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। ऊपर Q है, क्या है Q, तो Q की विमा होती है AT, Q की विमा क्या होती है AT अपॉन V है, V मतलब वोल्टेज या विभव जो भी कहें अपन, विभवांतर। तो उसकी विमा क्या निकालोगे, उसकी विमा निकालेंगे अपन, याद नहीं आ रही ना तो इसका भी फॉर्मूला लगा लो। इसका फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, तो W की विमा होती है ml² t-2 और इसकी होती है AT, तो ये ऊपर जाएंगे ना ml² t⁻³ a-1, ये V की विमा हो जाएगी, तो V की विमा यहाँ रख दो ml² t-3 a-1, ठीक है ना। अब इसको भी ऊपर ले जाओ, m ऊपर जाएगा तो m-1, l ऊपर जाएगा तो l⁻², t ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, सॉरी +3 हो जाएगा, और एक t पहले से ही है तो t⁻4, इसी प्रकार a की पावर कितनी 2। ये हो गई धारिता की विमा। क्या हो गई ये, धारिता की विमा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे एक छोटा सा डेरिवेशन है उसको और करते हैं। अब अपन बात कर ले, एक छोटा सा डेरिवेशन है उस पर बात कर लेते हैं, और उस डेरिवेशन का नाम है क्या, वो है आपका विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक तो समझ में आता है कि सर गोलीय चालक क्या होगा, गोल गोल होगा, इसकी कुछ त्रिज्या होगी और इसका कुछ केंद्र होगा, इसको हमने कुछ आवेश भी दे रखा होगा, ठीक है ना, ओके, +Q आवेश दे रखा। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है ना बाहर की तरफ निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल, इस हिसाब से। लेकिन सर ये विलगित क्या होता है, विलगित का मतलब होता है तन्हाई में रहने वाला। तन्हाई में रहने वाला मतलब अकेला, उसका किसी भी बैटरी से कोई कनेक्शन ना हो, इसको क्या बोलेंगे, विलगित गोलीय चालक। क्या बोलेंगे, विलगित गोलीय चालक, ठीक है ना, एकदम अकेला है, इसका कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है ये विलगित गोलीय चालक, और इसकी धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है, धारिता, ओके। चलो अब इसकी त्रिज्या कितनी मानी, R। इसके सरफेस पे यहाँ कहीं ये जो पॉइंट लिया है ना, इसके पॉइंट पे हम विभव बताएं, क्या बताएं, और इसकी रचना भी लिख देना। क्या लिखोगे, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, गोलीय चालक है जिस पर Q आवेश, जिस पर Q आवेश वितरित है, ठीक है ना, जिसकी हमें धारिता ज्ञात करनी है, जिसकी हमें धारिता, छोड़ो उत्तर लिख ही दे, समझ जाओगे, जिसकी हमें धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब ये देखो, गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु, स्थित किसी बिंदु कर लो, स्थित किसी बिंदु पर विभव, ठीक है ना। तो V बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है, आपको KQ/R। गोले की वजह से विभव उसके पृष्ठ पे, पिछले लेक्चर में, सॉरी 3 के चैप्टर में आपको कराया हुआ है लेक्चर, V बराबर KQ/R। K की वैल्यू क्या, सॉरी हाँ, K की वैल्यू क्या लेते थे अपन, 1/4πε0 Q/R। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ लिखेंगे अपन क्या, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से। तो धारिता की परिभाषा क्या होगी, C बराबर Q/V। अब ये भी बताए थे
Q अपॉन ये क्या है V। तो समीकरण 1 से ये जो V है ना समीकरण 1 से, ये याद आ जाएगा बेटा, पिछले चैप्टर में डेरिवेशन करवा चुके हैं हम आपको, ठीक है ना। तो ये जो गोला है r त्रिज्या का, इस पे हमने Q आवेश दिया है, इसके पृष्ठ पर विभव कितना होगा, V बराबर KQ बटे R। K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V। ये जो V देख रहे हैं ना, ये धारिता की परिभाषा से हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, C बराबर Q अपॉन V। समीकरण 1 से V की जगह क्या रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q कट जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंचेगा पलट के, R भी ऊपर पहुंचेगा, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी क्या विलगित गोलीय चालक की धारिता। क्या हो गई ये विलगित गोलीय चालक की धारिता। मतलब ये हुआ कि जो C है ना वो किसके समानुपाती है R के। मतलब ज्यादा बड़ी त्रिज्या लोगे तो उसकी धारिता ज्यादा होगी, ठीक है ना। और अगर हम माध्यम की बात करें, यदि चालक किसी माध्यम में स्थित है, यदि चालक किसी माध्यम में स्थित है, तो हमने पूरी फिजिक्स में तुम्हें क्या बताया कि माध्यम की बात करें तो ये जो एप्सिलॉन 0 है ना, इसकी जगह लिख दिया करो एप्सिलॉन m या ओनली एप्सिलॉन, ठीक है ना। और C के सफिक्स में भी m लगा सकते हो, m मतलब मीडियम मतलब माध्यम। और फिर अगले स्टेप में हम इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन m का मान होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। ये पिछले चैप्टर में एक के चैप्टर में बताया था हमने आपको, ठीक है ना। इस हिसाब से ये आपकी धारिता होगी, धारिता बढ़ जाएगी। माध्यम भरने पर जो है ना, माध्यम में अगर इसको डाल देंगे तो उसकी धारिता ज्यादा हो जाएगी। देखो एप्सिलॉन r जो है ना गुणा में आ गया, किसमें आ गया, एप्सिलॉन r का मान या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। तो अगर ऐसी चीज गुणा में आती है तो चीज बढ़ती है, भाग में जाती है तो घटती है, ओके। फिर हम ये बता रहे थे कि फैरेड जो है ना धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। कैसे है समझो। अगर हम पृथ्वी को, क्वेश्चन बनता है कि भाई पृथ्वी को गोलीय चालक माने, क्या माने, गोलीय चालक मानते हैं, तो उसकी धारिता, ठीक है ना। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6400 किलोमीटर। और इसको लिख सकते हैं 64, ये देखो 6400, इसको मीटर में बदलो तो 1000 का गुणा करेंगे, किसका, तो ये हो जाएगा आपका कितना 64 गुणा 10⁵5, 2 जीरो ये 3 जीरो ये, तो 10⁵ कितनी होगी 5। अब C पूछ रहे हैं तो C का फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। अब ध्यान देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ओके। बट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात कर दें तो ये पलट जाएगा, तो ये 1/9 गुणा 10⁻9 हो जाएगा। तो ये जो ये सिस्टम है ना, इसकी जगह क्या लिखोगे 1/9 गुणा 10⁻9। R की जगह क्या रखोगे 64 गुणा 10⁵5, ठीक है ना। तो गुणा कर लो भाई, ऊपर आ जाएगा 64, नीचे आ जाएगा 9, ऊपर घाते 5 है, नीचे 9 है, कट जाएंगी, नीचे 4 बचेंगी, और नीचे की 4 अगर ऊपर जाएंगी तो माइनस की 4 हो जाएंगी। भाग कर लो इसका, तो ये हो जाएगा 9 7 63, पॉइंट लगाओ, एक बचेगा 9 एकम 9, फिर से एक बचेगा 9 एकम 9, इतनी रहने दो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फैरेड, ठीक है ना। अब जानते हो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 0.0000711। नहीं समझे कैसे, देखो इधर देखो फैरेड है ना, 10⁻⁻4 है। अगर हम इसका दशमलव में लगाएंगे, किस में लगाएंगे दशमलव में, तो ये दशमलव 4 अंकों पे और खिसकेगा, तो अब आगे तो अंक है ही नहीं, तो हम क्या लगा लेंगे 0, 3 जीरो लग जाएंगे और एक 7 है ही है, तो 4 अंकों पे आगे दशमलव लग जाएगा। अब बताओ ये वाली जो संख्या है ना, ये 0.0000711, ये संख्या 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है, ऑब्वियसली 1 से छोटी है या बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। सोच के देखो पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसकी खुद की धारिता 1 फैरेड नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि फैरेड जो है ना धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, ओके। अब इसको अगर अपन दूसरे शब्दों में लिखना चाहे ना,
तो हम इसको लिख सकते हैं 711 गुणा 10⁻⁻6 फेरेड, और 10⁻⁻6 को माइक्रो बोलते हैं, तो 711 माइक्रो फेरेड। कैलकुलेट करवाएं, अगर आपसे कहें कि भाई पृथ्वी गोलीय चालक मान लो, पृथ्वी को गोलीय चालक मान लो, तो धारिता बताओ, तो आप बताओगे 711 माइक्रो फेरेड। और सिंपली अगर देखा जाए ना तो C बराबर होता है फॉर्मूला Q/V। पृथ्वी का V कितना हो जाएगा 0। 0 क्यों भाई, उदासीन है, तो 0 का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा अनंत। जनरली वे में अगर कहा जाए आपसे पृथ्वी की धारिता तो अनंत। अनंत का मतलब ये है पृथ्वी को हम कितना भी आवेश दे सकते हैं और उससे कितना भी आवेश ले सकते हैं। बट अगर कैलकुलेट करवाएं, ऐसे कहें कि भाई गोलीय चालक मानेंगे हम उसको, तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी 711 माइक्रो फेरेड। अब यहां से पता चल गया ना आपको, पृथ्वी अगर हम कोई चालक बनाए, पृथ्वी से बड़ा थोड़ी बना लेंगे, तो पृथ्वी इतना बड़ा चालक गोला है, या पृथ्वी इतना बड़ा चालक है, या पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसकी खुद की धारिता 1 फेरेड नहीं है, तो इसका मतलब धारिता का जो मात्रक है ना फेरेड, वो बड़ा मात्रक है। इसीलिए हमने क्या बताया आपको, जनरली वे में हम मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड और पिको फेरेड, ये नैनो फेरेड वगैरह वगैरह यूज करते हैं। और आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।